वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 12 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर कार्बन टेट्रावैलेंसी, फिर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर नोमेनक्लेचर करेंगे। उसके बाद में आइसोमेरिज्म और कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ये हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इट्स डेरिवेटिव, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं। इस कंपाउंड के अंदर मैं ये बता रही हूँ कि इसमें ये बताना चाहती हूँ कि ये जो CH2 है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक। ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। CO2 के अंदर अगर हम देखें, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बिकॉज इसमें यहाँ हाइड्रोजन गायब है। और हाइड्रोजन गायब नहीं, सॉरी, प्रेजेंट CO2 के अंदर हाइड्रोजन है नहीं। और यहाँ पे NH2 में देखें तो यहाँ पे कार्बन नहीं है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अगर CH4 यहाँ पे देखें, CH4 के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर यहाँ पे भी देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ प्रेजेंट है, तो भी ये मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यहाँ पे CCl4 को देखो तो ये मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिकॉज ये मीथेन से ड्राइव हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखती हूँ, CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट Cl4, तो ये CCl4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मीथेन का डेरिवेटिव है, तो ये अपना क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो की, पर यहाँ पे एक थ्योरी आई थी 1815 के अंदर। 1815 के अंदर क्या आई थी, एक थ्योरी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या, एक साइंटिस्ट थे ब्रिजेलियस, उन्होंने कहा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी लैब के अंदर नहीं बना सकते। तो ये क्या है, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर नहीं बना सकते, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको ये क्या है, इम्पॉसिबल है इस मिस्टीरियस फोर्स को लेके आना। तो अगर कोई भी लिविंग बीइंग होगा ना, सिर्फ वही ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट कर सकता है। ब्रिजेलियस ने क्या बताया था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में कभी भी नहीं बना सकते, बिकॉज उसके लिए हमें एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट कर सकते हैं। फिर इसी के स्टूडेंट आए फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर ने क्या बताया, फ्रेडरिक वोलर ने बताया कि वो एक रिएक्शन कर रहे थे उस टाइम पे, तो वो थी अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम साइनाइड। और इन्होंने क्या किया, इससे हमें प्रोडक्ट मिला अमोनियम साइनेट, पोटेशियम सल्फेट। जब हमें अमोनियम साइनेट मिला, तो इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया। हीट करने पे हमें क्या मिला, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, वो क्या था, यूरिया। तो एक वोलर उन्हीं के स्टूडेंट थे, उन्होंने एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे थे, तो वो एकदम से बना अचानक से, जो कि हमें अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को हीट करने के बाद में अमोनियम साइनेट मिला और पोटेशियम सल्फेट वहाँ से रिमूव हो गया। फिर इन्होंने पोटेशियम सल्फेट को तो रिमूव कर दिया और फिर अमोनियम साइनेट को हीट किया। जैसे ही इन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया, तो हमें यहाँ पे कंपाउंड मिल गया यूरिया, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला अपने को। तो यहाँ पे हमें
ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया। अब हम करते हैं इसमें टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन में क्या होता है कि हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टेट्रावैलेंट का मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा और एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अगर हम इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो हमारे उसके कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम ऑर्बिटल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, मैं नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लूँ, नोबल गैस की तरह बनना चाहता है हर एक एलिमेंट। तो क्या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन अटेन करे। तो इसमें ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज या अटेन करना बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इतना सप्लाई ना तो हम इतनी हीट दे सकते, ना इतनी हीट हम या फिर एनर्जी हम ले सकते, तो जिसकी वजह से ये कभी भी आयनिक बॉन्ड कभी भी नहीं बनाता, बिकॉज ना ये इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर सकता ना ये अटेन कर सकता 4 के 4। तो इसकी वजह से ये कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, ये हमेशा क्या बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि है ना शेयरिंग से बनते हैं, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल CCl4 था, तो CCl4 में अगर हम देखें कार्बन के अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे क्लोरीन है और हमें पता है क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन को सिर्फ क्या चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ में। तो ये कैसे करेगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा है कार्बन से, तो ये क्या करेंगे इसके साथ में क्या करेगा, ये अपना पूरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब पूरा इसके साथ में क्या करेगा शेयरिंग कर लेगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ये वाला क्लोरीन कर लेगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। तो सब ने क्या किया, जितने 4 क्लोरीन थे चारों क्लोरीन ने क्या किया यहाँ पे शेयरिंग कर ले। शेयरिंग करने से क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए उसके ऑक्टेट में। पर यहाँ पे अगर हम कार्बन देखें, कार्बन के पास तो 4 ही है, तो कार्बन का देखें 1 इसके साथ में हो गया, 1 इसके साथ में, 1 इसके साथ में और 1 इसके साथ में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने 8 इलेक्ट्रॉन के साथ में यहाँ पे ये हो गया। तो इसमें क्या बॉन्ड बनेगा, इस टाइप से बॉन्ड बन जाएगा। तो ये है अपना टेट्रावेलेंट का एग्जाम्पल कि टेट्रावेलेंट कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर कार्बन का। तो ये चीज़ हुई अपनी टेट्रावेलेंसी ऑफ। अगर यहाँ पे हम कार्बन की एक और प्रॉपर्टी देखें तो कार्बन एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है। कैटिनेशन क्या होता है कि कार्बन के साथ में एक चेन बना ले, उसको हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। बिकॉज अब यहाँ पे ये देखो कार्बन के यहाँ पे अपने पास में हमें पता है 4 बॉन्ड है। अगर 4 बॉन्ड है तो वो यहाँ से क्या करेगा, एक कार्बन से बाउंड कर लेगा, बाउंड करके ये ऐसे आगे चेन फॉर्म बनती है, उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। कैटिनेशन यहाँ पे क्या होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हमें पता है कि कार्बन क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेगा, आगे अदर एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बना लेगा, अदर एलिमेंट के अदर एटम के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या बनेगा, आगे चेन बनती जाएगी और इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। तो यहाँ पे मैंने वो अभी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था CCl4 वाला, तो वो इसी का एग्जांपल है कैटिनेशन का, वो कैसे क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाता है।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो टर्म अपने पास में, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। सैचुरेटेड क्या होते हैं, सैचुरेटेड बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड किसे बोलते हैं, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है उसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्केन क्या होता है, कि यहाँ पे अल्केन में क्या होता है कि सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड बनेगा तो ये अपना क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। फिर अगर मैं इसके अंदर देखूँ, अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो ये क्या है, मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। और यहाँ पे क्या होगा, एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये क्या है अपना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ये अपना क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये दोनों अपने हुए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और ये मेरा हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे हमें सैचुरेटेड का तो पता लग गया कि भाई सैचुरेटेड का। अब हम जनरल फॉर्मूला देखते हैं। जनरल फॉर्मूला में क्या करेंगे, इसका क्या होता है, CnH2n+2। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम अगर यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं 1, n = 1, तो CH4 ये सिंपलेस्ट एल्केन है। ये अपना क्या है, सिंपलेस्ट एल्केन है। ऐसे ही अगर मैं कार्बन की 2 वैल्यू रखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही मीथेन बन गया सिंपलेस्ट एल्केन मीथेन। फिर ये आगे चेन बढ़ती जाएगी 3, 4, 5। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इथेन हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपको पता होगा, वरना आगे हम नोमेनक्लेचर में करेंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, CnH2n। तो इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, ये वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, हम n की वैल्यू पुटअप करते हैं। n = 2 बिकॉज सिंपलेस्ट एल्कीन है वो 2 कार्बन की बनेगी। तो यहाँ पे 2 कार्बन की, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुटअप करती हूँ मैं, तो ये क्या हो गया, C2H2। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो, सॉरी H4, और इसका ये मीथेन का स्ट्रक्चर है और ये अपना एल्कीन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला देखें एल्काइन में, CnH2n। तो इसमें क्या, अगर मैं कार्बन की वैल्यू 2 पुटअप करती हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुटअप करती हूँ तो C2H2 × 2, तो ये फॉर्मूला था इसका, मैंने यहाँ पे -2 लिखा नहीं था। तो यही क्या हो गया, C2H2। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड H, इस टाइप से C ट्रिपल बॉन्ड C 1H, और यहाँ पे क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। अब हम करते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 3 टाइप के फॉर्मूलाज है। एक तो है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा है सेकंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, थर्ड है अपना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला करते हैं। सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या बोलता है ये, कि हर एक जो है ना, फॉर एग्जांपल इसमें जैसे ये C2H6 है तो ये C2H6 इस टाइप से अरेंज होगा ये स्ट्रक्चर, कि हर एक एटम इलैबोरेटेड होगा, डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, पूरा ओपन करके लिख देंगे, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल C2H4 है, C2H4 है, यहाँ पे इसको मैं कैसे लिखूँगी, C डबल बॉन्ड C,
तो ये इस टाइप से C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे भी सेम, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब C2H2 को कैसे लिखूंगी मैं? C2H2 को इस टाइप से लिखूंगी। और यहाँ पे C3HOH को कैसे लिखूंगी? तो यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या होता है कि हम हाइड्रोजन कार्बन सबको सिंगल डैश लाइन से शो करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब उसके बाद हम करते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन थे वो बिल्कुल हमने क्या कर रखे थे, इलेबोरेट कर रखे थे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। पर कंडेंस्ड में क्या होगा कि ये तीनों हाइड्रोजन, इनको क्या कर देंगे हम, इकट्ठा लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे CH3 तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये बन जाएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। C2H4 को कैसे लिखेंगे? ये स्ट्रक्चर इस टाइप से था इसका, तो इसको हम कर देंगे C2H4। तो ये क्या है, ये इसकी कंडेंस्ड फॉर्म लिखी हुई है इन सब की। तो यहाँ पे ये CH3 को और इसको कंडेंस्ड करके क्या हो जाएगा, C2H6। तो ये हमारे हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम करते हैं बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉर्डर लाइन में क्या होगा, इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का एक एग्जाम्पल और देना है। जैसे क्या हो गया, CH3 CH2 लास्ट में CH3। तो इसमें क्या हो गया कि ये रिपीट हो रहा है हर बार, तो हमें क्या करेंगे, इसको एक CH2 लिख के, और ये कितने रिपीट हुए हैं, 1 2 3 4, तो इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में, और इस साइड आ जाएगा CH3 और इस साइड आ जाएगा CH3। तो ये क्या होती है, इसकी कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है ये। अब बॉर्डर लाइन में क्या होता है, बॉर्डर लाइन में हम जो हाइड्रोजन वगैरह है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, सिंपल जिगजैग मैनर में शो करते हैं। जैसे CH3 CH2 CH3 ये है अपने पास में, तो इसको क्या हो गया, ये वाली चीज़ तो होगी मेरी CH3, क्यों CH3, फोर्थ बॉन्ड ये गया, यहाँ पे कार्बन टेट्रावेलेंट है हमें पता है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2 बॉन्ड आएंगे तो CH2, तो ये CH2 आ गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट CH2 ये वाला आ गया, फिर नेक्स्ट CH2 ये वाला आ गया, उसके बाद CH3। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ CH3 CH2 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 CH3। तो ये क्या होता है, अपना बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। इसमें अब मान लो कि एक ब्रांच दिखानी है हमें, ब्रांच चेन निकल रही है यहाँ से CH3 है, तो इसमें कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड कार्बन पे, 1 2 3 थर्ड कार्बन पे मैं इस टाइप से शो कर दूंगी। या फिर यहाँ से भी दिखानी है, तो यहाँ से ये वाला एक H गायब करना पड़ेगा, तो एक यहाँ से निकल गई। तो ये होती है बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसमें क्या होता है, इस फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं ये, जैसे CH2 तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये इस टाइप से है। अगर मान लिया ये 5 मेंबर रिंग हुई, तो 5 मेंबर रिंग इस टाइप से, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दिस वन। फिर इसके बाद में देखें हम, ये हेक्सागोन हुआ तो क्लोज्ड हेक्सागन हुआ, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये इसको मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ। तो ये था अपना स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक। अब हम देखते हैं 3D स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल।
तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे जो ये तो जो सॉलिड लाइन ओनली सिंपल लाइन शो कर रखी है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे बॉन्ड इन प्लेन, बॉन्ड्स इन प्लेन। और ये जो वेज इस टाइप से आपको शो कर रखी है वेज, तो इसको बोलते हैं डैश वेज बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये वाला क्या है, ये जो सॉलिड बिल्कुल डार्क शो कर रखी है, इसमें क्या बोलते हैं सॉलिड वेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो अगर हम कार्बन का स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बन के स्ट्रक्चर में ये क्या होता है कि बीच में तो कार्बन होता है यहाँ पे, और इसमें क्या होता है एक साइड हाइड्रोजन, ये दोनों तो प्लेन में होंगे, और ये क्या होगा ये जस्ट बोर्ड के पीछे होगा, और ये क्या होगा ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो इसमें मैं आपको इसमें बताती हूँ आपको। अब जैसे ये वाला है ये आपकी तरफ है, तो ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब आपकी तरफ हुआ तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और मेरे से दूर है तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। पर ये फिलहाल मैं आपको कंफ्यूज नहीं करती, इसके साथ बोलती हूँ ये है, ये तो क्या है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आपकी तरफ, और ये आपसे दूर है ये ब्लैक वन, तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये जो दो बच गए मार्कर और ये रेड वाला, ये क्या है ये प्लेन में लाई करते हैं। तो इसमें अगर इसमें देखा जाए ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ये मेरी तरफ है, और ये मेरे से दूर है तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल होता है कार्बन का, तो ये इस टाइप से होता है। इसमें ये ऐसे होगा, ये जस्ट ये वाला बोर्ड के पीछे होगा, ये आपकी तरफ होगा, ये रेड वन और ये ब्लैक वन क्या होगा कि ये एक प्लेन में लाई करेंगे। तो ये 3D स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का था ये वाला।